किसी भी देश की इकोनॉमी को समझना कभी-कभी एक बहुत बड़ी पहेली सुलझाने जैसा लगता है ना? और जब सामने कुछ इस तरह के नोट्स का कह सकते हैं एक घना जंगल हो, तो सिर चकराना तो लाजमी है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम मिलकर इन्हीं नोट्स को एक बिल्कुल साफ सुथरे नक्शे में बदलने वाले हैं। तो तैयार है इस गुत्थी को सुलझाने के लिए? देखिए, हमारा मकसद बहुत सीधा है। इन सारे मुश्किल मुश्किल से लगने वाले शब्दों को एक एक करके तोड़ेंगे और एक ऐसा क्लियर मेंटल मैप बनाएंगे जिससे हम सब इंडियन इकोनॉमी नाम की इस बड़ी सी मशीन को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले समझेंगे कि इकोनॉमी है क्या, फिर देखेंगे कि इसे नापते कैसे हैं, उसके बाद पैसे और कीमतों के मैनेजमेंट पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे बैंकों का रोल क्या है। चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी होती क्या है? किसी भी बड़ी इमारत को समझने के लिए उसकी नींव देखनी पड़ती है ना? तो बस हम भी वहीं से शुरू करेंगे। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो इकोनॉमी वो पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें हमारी रोजमर्रा की चीजें बनती हैं, बाजार तक आती हैं और फिर हम तक पहुंचती हैं। आप इसे एक बहुत बड़े बाजार की तरह सोच सकते हैं, जहां कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है और कोई कुछ खरीद रहा है। सब कुछ इसी सिस्टम का हिस्सा है। अब देखिए, कोई भी इकोनॉमी हो, वो इन 3 मेन पिलर्स या कह लें कि स्तंभों पर टिकी होती है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, यानी वो सब कुछ जो सीधे जमीन से जुड़ा है। सोचिए, खेतीबाड़ी या खदानों से खुदाई। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। ये सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल लेता है और उसे फैक्ट्री में किसी काम की चीज में बदल देता है। जैसे किसान ने गेहूं उगाया और फैक्ट्री ने उस गेहूं से बिस्किट बना दिए। और आखिर में है टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये हमें सेवाएं देता है, जैसे वो दुकान जो बिस्किट बेच रही है या वो बैंक जो उस दुकान को लोन दे रहा है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, एक बात और, दुनिया की सारी इकोनॉमी एक जैसी नहीं होती। कुछ होती हैं डेवलप्ड या विकसित, जहां इंडस्ट्री और लोगों की इनकम का लेवल बहुत हाई होता है, और फिर होती हैं डेवलपिंग या विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, जैसे कि भारत। ये वो देश हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। मतलब जो नई नई सड़कें, मेट्रो लाइंस, एयरपोर्ट्स हम अपने आसपास बनते हुए देखते हैं ना, वो सब इसी डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि इकोनॉमी है क्या, लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे कर रही है। मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। इसे समझने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गाड़ी के डैशबोर्ड पर स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज होता है, जो हमें गाड़ी की हालत बताते हैं। और इस इकोनॉमी के डैशबोर्ड पर जो सबसे बड़ी, सबसे जरूरी सुई है, वो है जीडीपी की। आप देखिए, हमारे सोर्स नोट्स में भी ये टर्म हाईलाइट किया हुआ है। तो आखिर ये जीडीपी है क्या भला? चलिए पता लगाते हैं। तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका सीधा सा मतलब है एक साल के अंदर हमारे देश की सीमाओं के भीतर जितनी भी फाइनल चीजें और सर्विसेज बनी, उन सब की टोटल वैल्यू। चाहे वो एक कार हो, एक कप चाय हो या कोई सॉफ्टवेयर सर्विस हो, सब कुछ मिला के जो टोटल कीमत बनती है, वही जीडीपी है। एक तरह से ये देश की साल भर की कमाई का हिसाब किताब है। चलिए इसे और भी आसान बना देते हैं। मान लीजिए एक देश में पूरे साल में सिर्फ 2 ही काम हुए, एक नई कार बनी और एक बार किसी ने बाल कटवाए। तो बस उस कार की कीमत और बाल कटवाने की सर्विस की कीमत, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जो भी नंबर आएगा वही उस देश की जीडीपी होगी। ये इतना ही सिंपल है। मतलब देश में प्रोड्यूस हुई हर फाइनल चीज की कीमत का टोटल। यहाँ एक और मिलता जुलता शब्द आता है, जीएनपी। अब जीडीपी और जीएनपी में एक छोटा सा लेकिन जरूरी फर्क है। जीडीपी नापता है कि देश की बाउंड्री के अंदर क्या बना, चाहे उसे किसी भारतीय ने बनाया हो या किसी विदेशी कंपनी ने। वहीं जीएनपी ये देखता है कि देश के नागरिकों ने कितना कमाया, फिर चाहे वो भारत में कमा रहे हो या अमेरिका में। एक में जगह जरूरी है, दूसरे में नागरिकता। ओके, तो हमने समझ लिया इकोनॉमी क्या है और उसे नापते कैसे हैं। अब आते हैं अगले बड़े सवाल पर कि इसे चलाया कैसे जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए कौन से लीवर्स हैं, कौन सी संस्थाएं हैं जो इसे सही दिशा में रखती हैं। एक सवाल जो हम सबको परेशान करता है ना, कि आखिर क्यों समय के साथ हर चीज महंगी होती चली जाती है। जो चीज कल 10 रुपए की थी वो आज 12 की क्यों हो गई। बस यही सवाल इकोनॉमी को चलाने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
तो इसी महंगाई को टेक्निकल भाषा में कहते हैं इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। और इसे कंट्रोल में रखने का, इस पर लगाम लगाने का जो सबसे बड़ा जिम्मा है वो देश के सेंट्रल बैंक का होता है। और हमारे देश भारत में ये सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। जैसा कि हमारे नोट्स में भी साफ साफ लिखा है, यही वो संस्था है जो देश की मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति तय करती है। तो ये मौद्रिक नीति क्या है? असल में ये आरबीआई के हाथ में मौजूद वो कंट्रोल लीवर्स हैं जिनसे वो इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई यानी मनी फ्लो को घटा या बढ़ा सकता है। इसका मकसद डबल होता है, एक तो महंगाई को काबू में रखना और दूसरा ये भी देखना कि इकोनॉमी की ग्रोथ की गाड़ी रुकने न पाए। अब इस काम के लिए आरबीआई के पास कई हथियार हैं, जिनमें से दो सबसे जरूरी हैं, रेपो रेट और एसएलआर। रेपो रेट को ऐसे समझिए, ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बाकी बैंकों को कर्ज देता है। अब सोचिए, जब आरबीआई को लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो वो इस रेपो रेट को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है? बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाता है, तो फिर बैंक भी हमें और आपको यानी आम लोगों और कंपनियों को महंगा लोन देते हैं। नतीजा, लोग कम कर्ज लेते हैं, मार्केट में पैसे का फ्लो कम होता है और धीरे धीरे महंगाई पर लगाम लग जाती है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इस पूरी मशीनरी में हमारे और आपके बैंकों का क्या रोल है। अगर हम कहें कि पैसा किसी भी इकोनॉमी का खून है जो उसे जिंदा रखता है, तो बैंक वो नसें हैं, वो पाइपलाइन है जो इस खून को पूरी बॉडी में दौड़ाती है। बैंकों का सबसे बेसिक काम यही है, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। वो हम जैसे लोगों से जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है उसे जमा के तौर पर लेते हैं और फिर उन लोगों को या कंपनियों को उधार देते हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है। ये लेन देन ही पूरी इकोनॉमी को चलाता रहता है। लेकिन सोचिए, इस पाइपलाइन में एक बड़ी दिक्कत भी तो आ सकती है ना? क्या होगा अगर बैंक ने जो लोन दिया वो वापस ही ना आए, डूब जाए? बस इसी समस्या को हमारे नोट्स में एक खास नाम दिया गया है, एनपीए। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सीधे शब्दों में कहें तो ये बैंक का वो फंसा हुआ या डूबा हुआ कर्ज है जिसके वापस आने की उम्मीद न के बराबर है। और जब किसी बैंक का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके नए लोन देने की ताकत कम हो जाती है। और अगर बैंक लोन नहीं देंगे तो पूरी इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। तो देखिए, जीडीपी, रेपो रेट, एनपीए, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। ये सब टुकड़े मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और वो तस्वीर ये है कि अर्थव्यवस्था कोई मशीन नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज है। ये किसी भी देश के लोगों की मेहनत, उनके सपनों और उनके भविष्य की कहानी है। तो अगली बार जब आप अखबार में या टीवी पर ये शब्द सुने तो याद रखिएगा, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हम सब की कहानी का एक जरूरी हिस्सा हैं।